हे गाइस, वेलकम बैक टू कोमर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IMS वर्किंग के बारे में। सो गाइस, आपको चलना है सर्विसेज पे जाने के बाद आप जाएंगे रिटर्न्स पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड। तो हम इस ऑप्शन पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई। गाइस, वैसे तो जो IMS डैशबोर्ड है वो ऑप्शनल रहता है, लेकिन अभी अभी अर्लियर एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर GST की नोटिफिकेशन आप सभी को पता होगी कि आपको जो 3B है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो फाइल करने के बाद जो 3B है वो लॉक कर दी जाएगी। ऐसी नोटिफिकेशन आने से आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड को फिल करना सीख लें। सो गाइस, क्या होता है कि जब जो GST R1 IFF या फिर आपकी 2B की जो डिटेल 3B के अंदर एंटर होती है, आप उसे एडिट वगैरह नहीं कर पाएंगे, वो फ्रीज हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा IMS डैशबोर्ड से। अगर आप IMS डैशबोर्ड पे फेमिलियर हो जाते हैं, उसको सीख लेते हैं, तो आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इस डैशबोर्ड में दो ऑप्शन है, इनवर्ड यानी कि परचेजेस के लिए और आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेलर्स के लिए। तो जो परचेजेस जो मैंने आपको की है, जो हम परचेजेस करते हैं वो हम इनवर्ड सप्लाईज के अंदर देखते हैं, और जो हम सेलर के एंड से फाइल करेंगे वो हम आउटवर्ड सप्लाई के अंदर देखेंगे सेल्स के लिए। तो अभी मैं इनवर्ड सप्लाई को चूज़ कर रही हूँ। यहाँ में मुझे इनवर्ड सप्लाईज को व्यू करना है। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आएगा कि मुझे कौन कौन से एक्शंस जो हैं वो लेने हैं और कौन कौन से मैंने नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि अगर मान लीजिए आपने एज अ टैक्स पेयर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये कंसीडर की जाएगी GST R2B फाइनल सबमिशन के लिए। देखिए, अभी तक जो ड्राफ्ट में कंसीडर की जाती है GST R2B, अगर आप मान लीजिए कोई एक्शन अभी आपके पेंडिंग है तो जैसे ही आप कंफर्म कर देते हैं या फिर आप नहीं लेते हैं तो बाद में वो फाइनल GST R2B के रूप में जनरेट हो जाती है। तो आपको यहाँ पे कर देना है ओके, एंड देन आप आ जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑल अदर ITC, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इन तीनों के रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे मुझे हेडिंग्स दिखाई दे रही है, B2B के इन्वॉइसेस जिनमें एक्शन नहीं लिए गए हैं, B2B के इन्वॉइसेस अगर कोई अमेंडमेंट्स के हैं, अगर कोई डेबिट नोट है, डेबिट नोट अमेंडेड है, एंड क्रेडिट नोट, साथ ही क्रेडिट नोट अमेंडमेंट्स के भी, और आपके को सेक्शन 9(5) के अंडर जो इन्वॉइसेस हैं उनके अमेंडमेंट्स जो हैं वो इस टेबल में शो करेंगे। आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे नो एक्शन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। आपके पास जो सप्लाई है आपकी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, और आपको साथ में ऑप्शंस दिखाई देंगे एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। देखिए, आपको जो जो इन्वॉइसेस आपने रेज किए हैं, जो जो इन्वॉइसेस आपने परचेजेस जो जो की है उन्हें आप एक्सेप्ट करेंगे फाइनल जो आपके हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी परचेजेस नहीं है और गलती से आपके यहाँ पे शो हो गई है, तो आप उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट करने से पहले आपको 4 से 5 बार सोचना है, आपको सारी डिटेल देख लेनी है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और कई बार होता है कि आप जो इन्वॉइसेस रिजेक्ट करते हैं वो रिजेक्ट करना कंपलसरी नहीं होता है, तो आप उन्हें क्या करते हैं, यहाँ से तो एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन वो 4A के अंदर आ जाएंगे, एंड देन आपकी 4B जनरेट वो 4B में जब चले जाते हैं देन उसके बाद आप उन्हें रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सल के थ्रू आप उन्हें आपके 2B के अंदर वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने जो जो इन्वॉइसेस हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना है, जो आपके नहीं है उनको रिजेक्ट कर लेना है। पेंडिंग जो आप कंफर्म नहीं है जिनको लेके, वो पेंडिंग तब तक इस पोर्टल पे, इस डैशबोर्ड पे शो होते रहेंगे जब तक आप फर्दर कोई एक्शन नहीं ले लेते हैं। तो 2B में जो भी जाएंगे उनसे पहले आपको यहाँ पे इनको एक्सेप्ट कर लेना है, वो एक्सेप्टेड टैब में आ जाएंगे। रिजेक्शन की आपकी जो ITC नॉट अवेल्ड हैं वो रिजेक्शन में चले जाएंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, आप एक के साथ सारे भी एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे पहले एक्सेल फॉर्मेट में इनको देखना है तो आप पहले इन्हें देख भी सकते हैं। तो डाउनलोड एक्सेल की फॉर्म में आप इन्हें देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
एक्सेल में इनका रिकन्सिलेशन आप कर सकते हैं, जितने भी आपके इन्वॉइसेस हैं उनको आप एक्सेल फाइल में ओपन कर लेंगे। एक्सेल फाइल में ओपन करने के बाद सिर्फ आपके एक्सेप्टेंस के जो एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ये इन्वॉइसेस आप यहाँ पे नहीं देखेंगे। अब मान लीजिए आपके अभी तो यहाँ पे थोड़े इन्वॉइसेस, अगर मान लीजिए आपके 400 और 500 इन्वॉइसेस हो तो आप पोर्टल पे आप इनको एक एक करके नहीं खोल सकते हो। आपको जस्ट आपको क्या करना है, आप डाउनलोड एक्सेल की फॉर्मेट में करेंगे और यहाँ पे सारे आप फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, फिल्टर वगैरह की हेल्प से आप इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। अब रिकंसिलेशन भी देखो कितना इजी हो गया है, आप आराम से यहाँ पे डायरेक्ट अपना रिकंसिलेशन कर सकते हैं और टू भी जनरेट कर सकते हैं। तो आपको जस्ट करना है यहाँ पे मिनिमाइज, अपनी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आप अपनी देख सकते हैं। देखने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और अपने एक्शंस ले सकते हैं। आपको मान लीजिए मुझे दो जो एक्शंस हैं वो मुझे एक्सेप्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे इन पे टिक करूँगी और टिक करने के बाद मुझे एक्सेप्ट टू रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने देखो यहाँ के ऑप्शन एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स पे क्लिक किया, ये एक्सेप्ट हो चुका है। एक्सेप्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, नीचे आना है और अपना सेव कर देना है ऑप्शन। सेव करते ही मेरे पास जहाँ बैक टू समरी जब मैं करूँगी, बैक टू समरी मैं करूँगी तो यहाँ देखिए एक्सेप्टेड के अंदर मुझे 2 इन्वॉइसेस शो हो जाएंगे। मैं 2 भी कर सकती हूँ, मैं 3 भी कर सकती हूँ, जितने भी एक्सेप्ट करना चाहती हूँ मैं सारे यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। डायरेक्ट जो ओरिजिनल B2B के इन्वॉइसेस हैं उन पे नो एक्शन में एक इन्वॉइसेस है, यहाँ पे मुझे एंटर करना है। और आपको जैसे मान लीजिए इनमें से कोई भी रिजेक्ट करना है इन्वॉइस, देखिए यहाँ पे मेरे पास आ रखा है, तो आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। क्रेडिट नोट के जो भी ऑप्शन होते हैं उनमें पेंडिंग फैसिलिटी होती ही नहीं है, या तो आपको एक्सेप्ट करना है या फिर आपको रिजेक्ट करना है। तो दोनों ही ऑप्शन में से आप या तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप रिजेक्ट करेंगे। तो आपका अगर ये बिल आपने देखना है, अगर एक्सेल के फॉर्मेट में देखना है अंदर से डिटेल्ड में कि आपका है या नहीं है, रेगुलर के अंदर आ रहा है 24 अक्टूबर को कब इसकी रिटर्न फाइल करनी है, आपका स्टेटस जो है वो फाइल्ड है या नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है आपकी, टैक्स आपने कितना दिया है, सब कुछ आप वेरीफाई कर सकते हैं। करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ इसे रिजेक्ट ही कर सकते हैं, आप इसे पेंडिंग नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद इसको सेव कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि 3B फाइल करने से पहले आप इसे जैसे 2B भी जनरेशन से पहले भी आपके पास रिसेट का ऑप्शन आता है, आप इसे रिसेट भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए GST R1 आपने फाइल कर दी है, उसके बाद आप 14 नवंबर तक आप अपनी जो 2B है उसको जनरेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अभी आपकी सिर्फ आप IMS फाइल करेंगे, आपको 2B जनरेशन से पहले आप 3B जब जनरेट करते हो उससे पहले ही आपको IMS डैशबोर्ड पे आके वर्किंग कर देना है। आप यहाँ पे सर्च और फिल्टर, ये भी आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। आप सर्च करना चाहते हैं और आप फिल्टर करना चाहते हैं बाय सप्लायर, बाय GST नंबर, स्टेटस, सोर्स, रिटर्न फिलिंग पीरियड से उनकी सप्लाई वगैरह क्या है और आपका जैसे डेट वगैरह कब है, प्लेस ऑफ सप्लाई जिस दिन से जिस दिन तक आप देखना चाहते हैं वो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये फिल्टर भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद आप बैक टू समरी आएंगे, ऐसे ही अदर एक्शंस आप ले सकते हैं। कंप्यूट का ऑप्शन आप GST R2 भी आपकी जनरेशन मैंने अभी बताई थी कि आप 14 नवंबर तक, मतलब 14 नवंबर को ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। आप इस पे अक्टूबर की जो GST R2 भी है वो जनरेट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप IMS डिटेल इसकी कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप इसे भी डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो सकती है और इसका जो थोड़ा सा टाइम इसमें आपका लगता है जनरेशन के लिए, और जनरेट हो जाती है। जनरेट होने के बाद आप इसे ईजीली रिकंसाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ISD से जो इन्वर्ट सप्लाई है तो अगर वो अभी आप देखना चाहते हो, अगर मान लीजिए इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो ऑल अदर IDs के जो रिकॉर्ड हैं वो हैं 15, तो हम इन्हीं पे बात कर रहे हैं। बैक टू डैशबोर्ड पे ये फाइल करने के बाद आप सेव कर सकते हैं और आपका जो IMS है वो पोर्टल जो है वो जनरेट हो जाएगा और अपडेट होता हुआ चलेगा एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड एंड पेंडिंग में। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से जो इन्वॉइसेस हैं वो हमें एक्सेप्ट करने हैं, कौन कौन से जो हैं वो हम रिजेक्शन में रख सकते हैं या कौन कौन से नहीं रख सकते हैं, और पेंडिंग में कौन कौन से इन्वॉइसेस हैं जो पेंडिंग में आ सकते हैं। सो चलिए अब एक बार हम नोटिफिकेशन पे चले जाते हैं और उस पर बात कर लेते हैं। सो गाइज अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से जो इन्वॉइसेस हैं उन्हें आप रिजेक्शन में नहीं डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है बिलो रिकॉर्ड्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ आईएमएस, यानी कि आईएमएस का पार्ट ही नहीं होंगे और जीएसटी R2B में वो डायरेक्टली फ्लो करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपको शो कर रहा है डॉक्यूमेंट्स फ्लोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म्स, जीएसटी R5 जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए होता है, जीएसटी R6 जिसके अंदर आईएसडी की जो इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये दोनों ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप डायरेक्टली 2B से देख सकते हैं। आईसी के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, आरसीएम के जो रिकॉर्ड्स होते हैं यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के, वो भी आपके डायरेक्ट वहीं पे आएंगे। कंपोजिशन स्कीम में तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता ही नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी इसमें शो नहीं करेंगे। और जिसमें आईटीसी इनएलिजिबल होता है ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स या फिर सेक्शन 16 अंडर सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इसमें जो जो आपके रूल्स आते हैं, जो जो सेक्शंस आते हैं, वो आपके एक्ट्स के अंदर जो कंसिडर किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे डालेंगे तो आईटीसी जो है वो इनएलिजिबल हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेयर आईटीसी टू बी रिवर्स्ड ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37A, जहाँ पे रिसिपिएंट टैक्स पे करता है और रिसिपिएंट आईटीसी कलेक्ट करने के लिए लाइबल होता है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके 2B के अंदर ही शो होंगे, यहाँ पे शो नहीं होंगे। और साथ में जो एक्सेस होता है वो किन किन को होता है? टैक्स पेयर रजिस्टर्ड एज नॉर्मल टैक्स पेयर एंड कैजुअल टैक्स पेयर विल बी एबल टू एक्सेस आईएमएस फंक्शनैलिटी, यानी कि आईएमएस की फंक्शनैलिटी लेने के लिए कौन कौन अलाउड हैं? तो नॉर्मल टैक्स पेयर भी हैं और कैजुअल टैक्स पेयर भी हैं। कंपोजिट डीलर के लिए तो ये है ही नहीं फैसिलिटी। साथ में मैं आपको बता देती हूँ, जब तक पेंडिंग रिकॉर्ड कौन कौन से रहेंगे? पेंडिंग रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स रहेंगे जब तक ना तो वो एक्सेप्ट किए गए हैं ना वो रिजेक्ट किए गए, यानी कि 2B के अंदर जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं किए जाएंगे तब तक वो पेंडिंग माने जाएंगे। और अगर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, नो एक्शन स्टेटस जब तक उन पर दिखाई दिया रहेगा तब तक वो ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B के अंदर जनरेट होंगे, यानी कि ड्राफ्टेड माने जाएंगे वो। कि जब तक आपकी जो एक्शन है वो एक्सेप्टेड रहती हैं तो वो आपकी जनरेशन के लिए कंसिडर कर ली जाती है, यानी कि आपने 2B में कोई एक्शन ले लिया है और उसको एक्सेप्ट कर दिया है या फिर रिजेक्टेड कर दिया है तो वो आईटीसी नोट अवेल के अंदर जीएसटीआर 2B के अंदर शो कर जाएंगे। ये थी जीएसटी आईएमएस डैशबोर्ड जिसके अंदर आपको डिटेल फिल करनी है एंड ऐसे एक्सेप्ट करनी है, और साथ में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपकी लाइबिलिटी रेज होने वाली है आईटीसी के लिए, इसी के बिहाफ पे, तो आपको बहुत ध्यान से रिजेक्शन करना है, बहुत ध्यान से एक्सेप्टेंस करनी है और बहुत ध्यान से आपको पेंडिंग इनवॉइस छोड़ने हैं। सो गाइज, आगे हम फर्दर जो नेक्स्ट वीडियोस में हम आउटवर्ड सप्लाई के बारे में भी बात करेंगे कि आईएमएस डैशबोर्ड उसमें कैसे फिलिंग करना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।